तो फर्स्ट रिवॉल्व करता है, ये सन है हमारा, सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, वो जो ऑर्बिट होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है। तो वो ऑर्बिट जो होता है वो सर्कुलर नहीं होता है, बट वो ओवल शेप्ड होता है, ठीक। ये आप लोगों ने पहले लॉ में पढ़ा होगा, तो मैं सेकेंड लॉ से स्टार्ट करती हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पे सन है, ठीक है, और ये मेरा इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। यहाँ पे मेरे पास प्लैनेट है पहले, अब इस प्लैनेट को रिवॉल्व करना है सन के अराउंड ऐसे, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। तो मैं ये लाइन ज्वाइन करती हूँ सन से लेकर यहाँ तक, तो इस पॉइंट को मैं रखूंगी सपोज नाम कोई भी ए, हम ए रखते हैं, ठीक है। अब मेरा प्लेनेट यहां से यहां तक पहुंचा और मैं एज्यूम कर रही हूँ उसको ठीक है, तो मैं ये लाइन भी ज्वाइन करती हूँ इस फोकस से। आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 फोकस होते हैं इसमें, ठीक है, वो फर्स्ट लॉ में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मैं इस फोकस से इसको ज्वाइन कर दूं, तो मुझे यहां तक इसने ये जो कवर किया इस प्लैनेट ने डिस्टेंस, ये इसने 5 दिन में किया, ठीक है। मैं ये लाइन ज्वाइन करती हूँ, इसको मैं नाम रखूंगी बी, ये हो गया सी, ठीक। अब मेरा जो प्लैनेट है वो यहां से यहां तक पहुंचा, उसको भी लगे यहां तक 5 दिन, यहां से यहां तक, ठीक है। तो मैं ये लाइन भी ज्वाइन करती हूँ अगेन, आ गया मेरा, अब यहां पे पहुंचा, ठीक, इसको नाम रखते हैं हम डी। मेरा प्लैनेट यहां पे पहुंचा, तो मैं ये एक लाइन ज्वाइन करती हूँ फिर से कि अब इसको यहां तक भी 5 दिन लगे, कितने लगे 5 दिन, और मैंने ये एक लाइन ज्वाइन की, इसको नाम रखेंगे ई और एफ। तो पहले मैंने बोला कि मेरा प्लैनेट यहाँ पे था, क्योंकि वो रिवॉल्व करता है एक सन के अराउंड, तो वो ऐसे रिवॉल्व करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास प्लैनेट था, तो उसको यहाँ से यहाँ तक 5 दिन लगे। तो सपोज जो ये एरिया इसने कवर किया, इस एरिया को मैं नाम रखूंगी A1, ठीक, ये पहला एरिया। तो जब मेरा प्लैनेट अब यहाँ पे था, तो इसको यहाँ से यहाँ तक 5 दिन लगे, ये मेरे पास दूसरा एरिया, एरिया 2 में रखूंगी इसका नाम। फिर ये जो एरिया है जो ये कवर किया प्लैनेट ने, इसका मैं एरिया 3 रखती हूँ नाम। ये जो मैं बोल रही हूँ 5 दिन लगे इसको, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ, अजम्पशन ले रही हूँ कि इसको 5 दिन लगे, ठीक है। ये कोई भी थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है, बस मैं एज्यूम कर रही हूँ कि इसको 5 दिन लगे होंगे, सपोज यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो केपलर सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि जो ये प्लैनेट है जो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, तो जब हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, जो ये एरिया होता है, ये तीनों एरिया जो होंगे वो इक्वल होते हैं, ठीक है। जो एरिया 1 है वो बराबर है एरिया 2 के, बराबर है एरिया 3 के, और यहाँ पे जो टाइम है इनका वो क्या है, वो इक्वल है, टाइम इक्वल टाइम है, यानी 5, चलो 5 नहीं हम सेकेंड्स में रखते हैं, मैं बोलूंगी 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में इसने इतना एरिया कवर किया, तो इस 10 सेकेंड में भी इतना कवर किया, इस 10 सेकेंड में भी इतना कवर किया। तो टाइम इक्वल टाइम में जो वो एरिया कवर कर रहे हैं वो इक्वल है, ठीक। वो मेरे पास इक्वल है, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। जी आपको समझ आ रहा है? जी मैम। जहां पे कंफ्यूजन होगा मुझे बोलना, ठीक है। ओके मैम। तो अब देखो, आप लोगों ने ग्रेविटेशन लॉ का तो पढ़ा होगा कि फोर्स जो होगा वो बराबर होता है जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यहाँ पे सन और इस प्लैनेट के बीच में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, ठीक है। तो अगर मैं देखूंगी, इसका मतलब अगर मेरे पास डिस्टेंस जो होगा, यानी जो रेडियस है यहाँ पे, अगर ये ज्यादा होगा
एरो मैं दिखा रही हूँ ज्यादा के लिए। अगर ये ज्यादा होगा फोर्स क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, जो है वो कम होगी तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स जो है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा इस यूनिट के पहले टॉपिक में, ये है सही है, आप लोगों ने पढ़ा है ये रिलेशन। यस मैम। ठीक है, तो यानी इसका मतलब अगर रेडियस जो होगा, अगर रेडियस ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगी, फोर्स जो होगा वो कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सन है, ठीक है, और यहाँ पे जो है मेरे पास प्लैनेट है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है अगर हम देखेंगे वो इस डिस्टेंस से बहुत ज्यादा है कि नहीं, बहुत ज्यादा है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, यानी यहाँ पे फोर्स जो होगा वो कम होगा। एरो जो मैं डाउनवर्ड की तरफ दिखा रही हूँ उसका मतलब फोर्स कम है, और डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। इसका मतलब है जब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें और इसमें कम होगा, तो जो क्या होगा, ये जो प्लैनेट होगा ये मूव करेगा बहुत स्लोली, यहाँ पे स्लोली मूवमेंट दिखाएगा, यहाँ पे स्लो, बहुत कम कम चलेगा। लेकिन जो ही ये यहाँ पे भी काम दिखाए, जो ही ये यहाँ पे पहुंचा, मतलब इस एरिया में, हम यहाँ पे डिस्टेंस अगर देखेंगे वो बहुत कम है, डिस्टेंस कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा ये फास्ट मूवमेंट दिखाएगा, ज्यादा चलेगा, तेज चलेगा यहाँ पे इस वाले पोर्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बीच में ज्यादा होगा, में वो ज्यादा होगा। तो सेकेंड लॉ जो है केपलर का वो ये है, ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच अ वे दैट लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन, प्लैनेट से लेकर सन तक, स्वीप्स ओवर इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये जो एरिया कवर करेंगे वो एरिया इनका बराबर होगा। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसे ही सन के नजदीक आता है, ये जैसे ही प्लैनेट सन के नजदीक आता है डिस्टेंस कम होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और यहाँ पे इसकी स्पीड बढ़ जाती है, टाइम भी बराबर। सॉरी एक सेकंड, इसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बार बार पॉज हो रहा है कैमरा। अब एक सेकंड ऐसे ही रुकना, मैं देखूंगी इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। आई डोंट नो इसको क्यों ये बार बार पॉज हो रहा है। ये होता है कि जूम मीटिंग में इसको पॉज कैमरा, या आज ही हो रहा है? मैम नेटवर्क इशू की वजह से कभी कभी होता है। अच्छा ठीक ठीक, तो मुझे आप लोग बोलना अगर आप लोगों को कहीं पे ये ऐसी प्रॉब्लम आएगी, तो मुझे बोलना कि मैम ऐसे हो रहा है, आप रिपीट करना। मैं वैसे भी बाद में चेक करूंगी इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो फिलहाल के लिए आप मैनेज कर लो। तो जैसे ये सन के नजदीक आता है प्लैनेट, तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस जो है वो कम, डिस्टेंस मेरे पास जो है वो उनकी कम हो रही है, तो ये यहाँ पे फास्ट मूवमेंट दिखा रहा है। यानी यहाँ पे टाइम तो बराबर है तीनों एरियाज का, टाइम बराबर है, एरिया बराबर है, लेकिन खाली स्पीड वेरी कर रही है। यहाँ पे स्लो स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही सन के नजदीक आएगा और स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। यही है केपलर का सेकेंड लॉ। ठीक है, each planet revolves around the sun in such a way that line joining the planet to the sun sweeps over equal areas in equal intervals of time। अब दूसरा मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो planet होता है
वो मूव नहीं करता है कांस्टेंट स्पीड से, स्पीड वेरी कर रही है, यहाँ पे स्पीड स्लो है, यहाँ पे स्पीड ज्यादा है। तो जी स्पीड है वो ज्यादा है जब हमारे पास जो प्लैनेट होगा वो सन के नियरर होगा, और जो स्पीड है वो स्लो है जब जो प्लैनेट होगा वो सन से दूर होगा। यही केपलर का सेकेंड लॉ है। ये समझ आया सबको या मैं रिपीट करूं? मैम आप एक बार फिर से रिपीट करिए प्लीज। का सेकेंड लॉ बोलता है कि मेरे पास यहाँ पे सन है, ठीक है, और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है जहाँ पे प्लैनेट जो होता है वो रिवॉल्व कर रहा है। सपोज पहले मेरे पास प्लैनेट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, उसके बाद ये यहाँ चला, आगे चला, और यहाँ तक इसने डिस्टेंस कवर की। अब इसने एरिया कितना कवर किया, हम इसको लाइन को ज्वाइन करते हैं, हम इस एरिया को लाइंस को ज्वाइन करते हैं, तो ये एक एरिया है मेरे पास जिसका मैंने नाम रखा था A1, ठीक। उसके बाद मैं आगे चला, प्लेनेट यहाँ पे पहुंचा सपोज, या आप इस एरिया को लो ही मत, आप इस एरिया को, दो एरिया को हम कंपेयर करेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास प्लेनेट पहुंचा, ठीक, और यहाँ पे यहाँ आने के बाद वो इतना चला, उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। अब ये एक और एरिया आ गया मेरे पास, इसको इतने में लगे 5 दिन, मैं 5 दिन एज्यूम कर रही हूँ, आप 10 सेकेंड कुछ भी एज्यूम करो, कितना भी टाइम हो, ये एज्यूम करें हम, इसको 5 दिन लगे, और ये कवर करने भी इसको 5 दिन ही लगे। टाइम बराबर है तो इनका जो एरिया होगा, ये वाला एरिया ये एरिया के बराबर होगा, ठीक है, एरिया के बराबर होगा, लेकिन खाली स्पीड डिफरेंट होगी। क्या होगा कि आप लोगों ने जो मैंने बोला आपको, ये लॉ आपने पढ़ा है, जब डिस्टेंस जो होगी वो ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना, ये सन है और प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो यहाँ पे स्पीड जो होगी वो स्लो होगी, यानी स्लोली मूव करेगा यहाँ पे। लेकिन जैसे हम यहाँ पे देखते हैं सन और प्लैनेट के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो जब इसको फोर्स जो सन है ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये जल्दी से स्पीड इसकी मतलब ये जल्दी से ऐसे मूव करेगा, ठीक है, जल्दी से ऐसे मूव करेगा। खाली यही है केपलर का सेकेंड लॉ कि जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो ये कवर करते हैं एरिया, क्योंकि टाइम जो है बराबर है, मैंने 5 दिन लिए, आप चलो लो, आप 5 दिन, ये एरिया एक है, ये एरिया मेरे पास दूसरा है, ठीक है, इसको भी 5 दिन लगे, इसको भी 5 दिन लगे प्लैनेट को डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है, टाइम बराबर दोनों का, एरिया भी बराबर है, लेकिन खाली स्पीड डिफरेंट होगी, और वो स्पीड हम देखते हैं ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं, जो कि हमें बोलता है अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो स्पीड स्लो है, और तो ज्यादा होगा तो स्पीड ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, आया समझ? यस मैम। ठीक, अब आता है हमारे पास केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है कि जो हमारे पास डिस्टेंस है प्लैनेट की सन से, ये मेरे पास प्लैनेट है, ठीक है, ये मेरे पास सन है, मैं नया बनाती हूँ, यहाँ पे सन है मेरे पास, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, और ये मेरा प्लैनेट है, ठीक है, ये मेरा प्लैनेट है और ये मेरा सन है। अब जो डिस्टेंस होगी इसके और इसके बीच में, जो डिस्टेंस है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक, तो उसका जो क्यूब है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, कितना ये टाइम लेगा एक एक राउंड करने में, एक राउंड करने में ये कितना टाइम लेगा उसके स्क्वायर के, ठीक है, ये है केपलर्स का थर्ड लॉ। यानी जो डिस्टेंस है प्लैनेट और सन के बीच में उसका जो क्यूब है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, स्क्वायर ऑफ टाइम जो ये लेता है सन के अराउंड रिवॉल्व करने में। सिंपल रिलेशन इतना है। अब यहाँ पे साइन है प्रोपोर्शनैलिटी की, इसको हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, सही है, कांस्टेंट टी स्क्वायर। अगर हम टी स्क्वायर को यहाँ लाएंगे नीचे, ये क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा, तो रिलेशन निकली ये, क्या निकला हमारे पास, आर क्यूब टी स्क्वायर बराबर है कांस्टेंट के, ठीक है।
r जो है that is the distance of planet from sun and time is the time period of t is the time period of planet around the sun. अब देखो केपलर ने हमें ये सिंपली ये एक दिया, हमारे पास एक इक्वेशन दी कि जो क्यूब है डिस्टेंस का सन और प्लैनेट के बीच में दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम दैट इट टेक्स टू कंप्लीट द वी कैन सी टू कंप्लीट द सर्कल। ठीक, लेकिन उसने इसका कोई भी हमें कॉज नहीं बोला कि ये मोशन जो है ये क्यों हो रहा है, उसने कोई भी ऐसा कॉज बोला ही नहीं इसका। तो जो ये कॉज है मोशन का प्लैनेट के इस प्लैनेट का जो मोशन है अराउंड दिस ने किससे बोला, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल रूल जिसको हम बोलते हैं उससे। तो अब है केपलर्स थर्ड लॉ के बेसिस पे ही है वो, जो हमारे पास केपलर का थर्ड लॉ है जो उसने बोला था उसके बेसिस पे ही हमारे पास है न्यूटन का जो ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल रूल जो कि इनवर्स स्क्वायर रूल है, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है ये वाला रूल। ठीक है, ये वाला रूल जो है ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो अब हमें यहाँ पे इसको डिराइव करना है कि ये आया कैसे, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कैसे है। ठीक, इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, दैट इज हम यहाँ पे सन और प्लैनेट ले रहे हैं। ठीक है, इसको हमें अब डिराइव करना है जो कि हम किससे करते हैं, न्यूटन के इनवर्स स्क्वायर रूल से। क्या है, न्यूटन इनवर्स स्क्वायर रूल। न्यूटन इनवर्स स्क्वायर रूल, न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर रूल क्या है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर रूल है। अब हमें इसी को देखना है कि ये आया कहां से। सपोज आप एक मानो आपके पास एक प्लैनेट है, ये मेरे पास प्लैनेट है। ठीक है, इसका मास मैं रख रही हूँ m है इसका, और ये एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये है ऑर्बिट। ठीक है, ये सन, ये सन है और ये मूव कर रहा है एक वेलोसिटी के साथ, एक कांस्टेंट वेलोसिटी हम बोल रहे हैं यहाँ पे v, उससे ही मूव कर रहा है सन के अराउंड, और इसका जो रेडियस है दैट इज r, वो हम ले रहे हैं वो r है। ठीक, अब देखो, अब हमारे पास फोर्स आपने पढ़े होंगे सेंट्रीपिटल फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे कौन सा फोर्स सन लगाएगा इस पे प्लैनेट पे, आप लोगों ने पढ़ा है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा है। पता है किसी को, अगर नहीं पता है तो सीधे बोल दो नहीं पता है। पता है, रिस्पॉन्ड तो दो कुछ। चलो ठीक है, मैं ही बोलती हूँ। देखो, यहाँ पे जो फोर्स है जो सन लगाएगा इस पे, वो ऐसे लगाएगा, वो बाहर की तरफ इसको लगाए, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं हम, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ होना चाहिए था लेकिन आपको नहीं पता है, चलो कोई नहीं। इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो ये सन लगा रहा है किस पे, अप्लाई कर रहा है इस प्लैनेट पे, इसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो फोर्स बराबर होता है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ठीक, वो इसके बराबर है। अगर हम देखेंगे, हमें पता है अब ये प्लैनेट है, अब देखो ये प्लैनेट यहाँ पे है, अगर ये प्लैनेट यहाँ पे भी पहुंचेगा तब भी इसका मास वही रहेगा जो इसका मास होगा यहाँ पे। ठीक है ना, जो यहाँ पे मास होगा वही यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं फोर्स इज, इसको हम रखते हैं पहली इक्वेशन मानते हैं हम इसको, क्योंकि इसी से हमें लास्ट में डिराइव करना है। ठीक है, ये पहली इक्वेशन है, यहां तक समझ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे लेकिन डिफरेंस ये है कि हमने केपलर्स लॉ में पढ़ा था कि जो ये वाला जो प्लैनेट है ये रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, ये करता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, जो कि सर्क्यूलर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे न्यूटन जो है वो हमें बोलता है कि ये मूव करता है रिवॉल्व सर्क्यूलर ऑर्बिट के। अब उसने लिया था ये सर्क्यूलर ऑर्बिट, क्या लिया था, सर्क्यूलर ऑर्बिट। हमें पता है सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, किसके बराबर होता है,
2 पाई आर के, है ना। सर्कल का सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। अब इस प्लैनेट को कितना टाइम लगेगा एक सर्कल कंप्लीट करने में, उसको हम बोलते हैं, सिंपली हम उसको वेलोसिटी बोलेंगे, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम में, दैट इज वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू दी 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टाइम, यानी इसको कितना टाइम लगा एक सर्कल कंप्लीट, यानी एक सर्कल, दैट इज वेलोसिटी, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे 2 का वैल्यू तो है, 2 तो 2 है, ये तो कांस्टेंट, ये तो पता ही है। पाई का भी वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, या हम 22/7 भी बोल सकते हैं। पाई का भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, बस आर और टी का कांस्टेंट वैल्यू नहीं। तो 2 पाई जो है अब हम रखेंगे ये कांस्टेंट है, क्योंकि इनका तो वैल्यू है कुछ। तो v जो होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू r डिवाइडेड बाई t। हो गया इतना। अब देखो अगर हम दोनों साइड से स्क्वायर लगाएंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्या आएगा, v स्क्वायर इज r स्क्वायर बाई t स्क्वायर प्रोपोर्शनल। अब देखो अगर मैं चाहे ये हो ये सेम है, ठीक है। v स्क्वायर जो होगा जब हम दोनों साइड से स्क्वायर अप्लाई करेंगे, उसके बाद अगर हम क्या करेंगे,